हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाई यू डोंट नीड टू ओन योर फैक्ट्री टू स्टार्ट अ वाटर बॉटल ब्रांड। आप लोग ने मेरी इंस्टाग्राम रील देखी होगी और उस पे से मुझे काफ़ी फ्रेंड्स का मैसेज आया है कि इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो भी यहाँ पे इसमें नए आए हैं ये फील्ड में, वो इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि क्यों एक फैक्ट्री लगाना काफ़ी सारे स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी भूल हो सकती है एक वाटर ब्रांड स्टार्ट करने के लिए। और कैसे अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिससे आप एक वाटर ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टेड अदर देन पुटिंग अ प्लांट ऑफ योर ओन, जिसमें आपको करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसे एक पीपीटी के माध्यम से। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन को। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो मॉडल है इसे मैं एसेट लाइट बेवरेज ब्रांड मॉडल बताता हूँ, क्योंकि इसमें हम एसेट्स को लो रख सकते हैं। तो एक फैक्ट्री लगाने से मेन इशू क्या आता है कि अगर हम फैक्ट्री लगाते हैं पहले, तो हाई कैपेक्स हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वर्किंग कैपिटल का बर्डन भी काफ़ी हाई रहता है। डिमांड अभी प्रूव हुई नहीं है क्योंकि हमने ब्रांड लॉन्च किया नहीं है। तो डिमांड है नहीं और हम फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स बड़े कर लेते हैं, तो इससे अपनी आरओआई भी काफ़ी स्लो आती है और अपने फिक्स कॉस्ट जो है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है, वो भी अपने चालू हो जाते हैं। फिक्स कॉस्ट खर्चे अपने चालू हो जाते हैं फैक्ट्री लगाते लगाते ही। एक फैक्ट्री लगा के चालू करने में लगभग 6 से 8 महीना जाता है। बट जैसे अगर आपने रेंट पे लिया है या आपने अगर परचेज किया है, तो आपका जो इंटरेस्ट है उस पे, वो आपका चालू हो जाता है। मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का बिल चालू हो जाता है, पानी का बिल चालू हो जाता है। फिर आप कुछ स्टाफ रखते हो तो वो सब फिक्स कॉस्ट जो है वो भी एक आपका शुरू हो जाता है। तो अब हम समझते हैं। तो ये जो है, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी, उसमें बर्डन आ सकता है। तो उसके जगह पे अगर वही हम फंड स्टार्टिंग में कोई और चीज़ों पे लगाए, जैसे कि मार्केट रिसर्च पे, ताकि हम समझ सके कि हमारी जो एरिया है या हमने जो सोचा हुआ है वहाँ पे क्या नीड्स है कंज्यूमर्स की, उस पे मार्केट रिसर्च पे हम थोड़ा फंड लगाए। ब्रांड बिल्डिंग पे लगाए ताकि हम अच्छा ब्रांड बिल्डिंग करें, ट्रेडमार्क प्रॉपर रजिस्टर करके, हम कोई एजेंसी को हायर करके हम अपना पैकेजिंग अच्छा बनाएं। पैकेजिंग पे थोड़ा हम और R&D करें, कुछ मोड्स बनाएं। फिर हम जब लॉन्च करें तब हम कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर यही पैसा हम खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन में आप काफ़ी सारे स्कीम्स चला सकते हैं, या आप काफ़ी सारे जो है इसमें B2C या B2B मॉडल पे आप फोकस कर सकते हैं। आप सेल्स टीम को अपॉइंट कर सकते हैं यही फंड से, इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग ऑल योर फंड्स इनटू एसेट्स। आप आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हो। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को विजिट्स आपकी सेल्स टीम से बढ़ा के, आप डिस्ट्रीब्यूटर का मॉडल आपका आप डिफाइन कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट दे सकते हो। आप यूओपीज वगैरह जो है आपके, उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और फिर जब रिपीट ऑर्डर्स आए, उसके बाद आप मार्केट में अपना खुद का प्लांट डाल सकते हैं। इससे आपको आपकी कैपेसिटी भी क्या होनी चाहिए, कैसा प्लांट होना चाहिए, कैसा पैकेजिंग होना चाहिए, कौन सी मशीन्स होनी चाहिए, ये भी आपको काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि क्या क्या अलग मॉडल्स रहते हैं। तो बेसिकली आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग में ये 4 मॉडल्स होते हैं, जिसमें जो सबसे फास्ट टू मार्केट और जिसमें कैपिटल भी कम लगता है और जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग में कम हो जाता है, वो है प्राइवेट लेबलिंग। तो प्राइवेट लेबलिंग क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरर है, उसको आप बताते हैं कि हम आपके ही शेप में जो आपका मोल्ड है उसी पे सिर्फ हमारा आप लेबल चेंज करके दे दीजिए हमको। तो उसको बोलते हैं हम प्राइवेट लेबलिंग, जिसमें और कुछ भी खर्चा नहीं है। हम सीधा उनको बोलते हैं कि भाई आपका जो मिनिमम लॉट है एक दिन का या एक शिफ्ट का, वो आप हमको मैन्युफैक्चर करके दीजिए और हम हमारा लेबल आपको देते हैं, हमारे लेबल की डिज़ाइन देते हैं, ताकि इसमें आपका टाइम भी कम जाए और इन्वेस्टमेंट भी कम जाए। तो ये प्राइवेट लेबलिंग इसको बोलते हैं। इसमें ब्रांड नेम आपका रजिस्टर्ड है, बट बाकी जो है वो सब कुछ फैक्ट्री ओनर का है। इसके बाद आता है थर्ड पार्टी बॉटलिंग। थर्ड पार्टी बॉटलिंग जो है, ये इस मॉडल को बोलते हैं जिसमें लेबल भी आपका है और बॉटल भी आपका है। तो आपने आपका मोल्ड भी उसको दिया हुआ है और और वो जो है उसमें
वो बाकी सब जो मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरर का होता है, लेकिन जो मोल्ड और कैप जो है वो आपका रहता है। तो इसमें ये बाकी जितने भी पैरामीटर्स है वो फैक्ट्री वालों के रहते हैं। तो इसमें भी आप ये ऐसा कर सकते हैं ताकि आपका एक थोड़ा यूनिक शेप आ जाए। फिर आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसमें आप आपके स्पेक्स पूरे ही आप आपके मैन्युफैक्चरर को बता देते हैं कि हमें ये कैप चाहिए, हमको ऐसा लेबल चाहिए, हमको ऐसा बॉटल चाहिए, हमको इतने ग्राम में बनाना है, हमको इस वेंडर से चाहिए। वेंडर्स भी आपके खुद के डिफाइंड होंगे। और प्लस आप उनको ये भी बता सकते हैं कि हमको मिनरल का जो डोजिंग है वो इतना रखना है, हमको कैल्शियम इतना रखना है, मैग्नीशियम इतना रखना है। आपको क्या स्पेक्स चाहिए, आपको कैसे पैकेजिंग चाहिए, आपको श्रिंक पैक में चाहिए, बॉक्स पैकिंग में चाहिए, ये आप डिसाइड करके आप जब बताते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं, बोलते हैं हम। और जो फोर्थ मॉडल है, इसे बोलते हैं हम टोल मैन्युफैक्चरिंग। टोल मैन्युफैक्चरिंग में पूरा रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो, मोल्ड्स आप परचेस करते हो, सब कुछ आप परचेस करते हो सिवाय के मशीनरी और लेबर। लेबर जो है वो और मशीनरी जो है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैन्युफैक्चरर का होता है। बाकी सब रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल आपका रहता है, पूरा कंट्रोल आपका रहता है। और काफ़ी सारे जो बड़े ब्रांड्स है, जो नेशनल ब्रांड्स है, वो यूजुअली टोल मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, जिसमें पूरा कंट्रोल उनका रहता है। तो इसमें जो कंट्रोल है वो काफ़ी हाई रहता है। बट इसमें मार्केट में लॉन्च करना थोड़ा टाइम जा सकता है और कैपिटल भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आप फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट आपका रहता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वेंट्री है वो फैक्ट्री वाले की रहती है। आप उसको बताते हैं आपके स्पेक्स, और वो आपके स्पेक्स के हिसाब से वो खुद परचेज करके आपको पर बॉटल बिलिंग करता है। तो उसमें जो है वो पर बॉटल आपको बिल बनाता है कि एक बॉटल आपको जैसे कि 7 रुपये या 8 रुपये की पड़ी आफ्टर सब मैन्युफैक्चरिंग एंड उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद, वैसे वो बिलिंग करता है। लेकिन टोल मैन्युफैक्चरिंग में वो आपको सिर्फ कन्वर्जन का बिल देता है, बाकी पूरा बिलिंग आपका रहता है, जिसमें जीएसटी के इनपुट्स वगैरह भी जो है वो टोल मैन्युफैक्चरिंग में वो आपको मिलते हैं और आपको क्लेम करने के रहते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वो जो है वो फैक्ट्री वाला क्लेम करता है। तो टैक्सेशन के हिसाब से आप आपके सीए से डिस्कस करके कर सकते हैं। बट ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये स्पीड टू मार्केट एंड कैपिटल एफिशिएंसी और कंट्रोल एंड इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, ये 4 मॉडल्स जो आपके काम आ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। जैसे कि अगर आप ये चारों मॉडल में से कोई भी मॉडल पे काम करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये चिंता रहती है कि मैन्युफैक्चरिंग तो हम करवा लें लेकिन क्वालिटी का क्या। तो क्वालिटी में कैसा है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए एक अच्छा प्लांट सिलेक्शन करने में, जिसके लिए आप कोई एक्सपर्ट्स की आप हेल्प ले सकते हैं जिन्हें प्लांट के बारे में नॉलेज है, और उनको आप इन्वॉल्व करवा के आप प्लांट सिलेक्ट करवा सकते हैं कि कौन सा प्लांट अच्छा है। क्योंकि आप अगर नए हैं तो आपको नहीं पता है, आप सिर्फ प्लांट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो एक्चुअल क्वालिटी है, इसके नॉर्म्स जो वाटर प्यूरिफिकेशन के हैं, मिनरल डोजिंग के हैं, फिर क्यूए क्यूसी वो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन्स है वो दिखने में आपको सही दिखेगी लेकिन लीकेजेस है नहीं है क्या है, पैकेजिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये आप अगर नए हैं तो आपको हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, तो आप कोई एक्सपर्ट को प्लांट सिलेक्शन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है, आप कुछ क्यूए एसओपीज और क्वालिटी चेकलिस्ट बना सकते हैं कि जैसे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एसओपीज और चेकलिस्ट आप बना के आप को बनानी चाहिए, जो डे टू डे के ऊपर आप ये मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद वाटर के जो टेस्ट रिपोर्ट्स है और बैच की जो ट्रेसेबिलिटी है, इसके बारे में आप अगर डिटेल्स लेते हैं टाइम टू टाइम, तो ये आप इससे भी आप क्वालिटी को मॉनिटर और बेटर कंट्रोल करवा सकते हैं। और फोर्थ जो है एनफोर्समेंट, जैसे कि सरप्राइज ऑडिट्स आप करवा ले बिना बताए, या आप कोई थर्ड पार्टी एजेंसी को अपॉइंट करके सरप्राइज विजिट करवा ले, या कापा सिस्टम डेवलप करवाए। कापा सिस्टम यानी एक करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन सिस्टम आप डेवलप करें, जहाँ पे अगर कोई भी कंप्लेंट आता है तो क्या करेक्शन हुआ है और आगे उसका वापस रिपीट ना हो, इसलिए प्रिवेंशन क्या करना चाहिए। तो ये आप कापा सिस्टम बना सकते हैं। HACCP के ऊपर आप ध्यान रखवा सकते हैं, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो ये
आप एक सिस्टम सेट कर दे तो ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना ही पड़े। आप एक सिस्टम सेट करा के आप फिर ओवरऑल मॉनिटरिंग करवा के आप आपके बाकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो इसमें हमारा ये कहना है कि बेसिकली अगर इफ यू डोंट ओन द मशीन्स यू मस्ट ओन द डेटा। टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस फिजिकल प्रेजेंस। तो आपको जो है सिस्टम ऐसी बनानी चाहिए कि जहाँ पे आपको डे टू डे डेटा आए, क्योंकि एक बात क्लियर है कि बेटा झूठ बोलता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता है। तो हमेशा आपको डेटा जो है वो अच्छे से आपको, अगर आप उसको ट्रैक करते हैं तो आप उसमें गैप्स अगर कोई भी है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेटा के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक एमआईएस का पर्सन आपको जो है वो अपॉइंट करके जो पूरा डेटा को विजुलाइज करता हो, देखता हो, ये जरूरी है। कोई भी आप चारों में से कोई भी मॉडल करें उसमें। फिर आप अगर थोड़ा एआई का यूज करके आप अगर रिपोर्ट्स को आप आपका डैशबोर्ड बनवाएं, आज काफ़ी सारे टूल्स हैं इंटरनेट के ऊपर, वो अवेलेबल है। आगे मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। बट जैसे कि अगर आप डे टू डे जो है आप एक डैशबोर्ड बनवा ले कहीं से कि जिसमें डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स है उसकी एंट्री होती हो, डेली डिस्पोच डिस्पैच रिपोर्ट्स आपके पास मिलते हो, आपको वाटर के टेस्ट रिपोर्ट्स आपको मिलते हो, तो आप एक डेली एमआईएस का आप एक डैशबोर्ड ट्रैकिंग करवा सकते हैं जिसमें कंप्लेंट मॉनिटरिंग भी आ जाए, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी आ जाए, आपको क्या इन्वेंट्री है क्या नहीं है, कितना रॉ मटेरियल पड़ा है कितना नहीं पड़ा है, और सेल्स रिपोर्ट्स भी आपको जनरेट हो जाए। तो आज की तारीख में ये सब जो है ये अब ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी हो गई है हर एक बिजनेस की, ना ही सिर्फ वाटर के बिजनेस की। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डेटा बोल बेटा झूठ बोलेगा लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। तो ये एक काफी जरूरी पार्ट है। इसके बाद अब आपको फिर आपकी खुद की फैक्ट्री कब डालनी चाहिए? तो बेसिकली आप फर्स्ट स्टेप है कि आप आपकी डिमांड को प्रूव कर ले, आप सेल्स वॉल्यूम को थोड़ा एक बढ़ाए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्ट्रॉन्ग कर ले। उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव कैश फ्लो पे आ जाइए आप। थोड़ा आप प्रॉफिट्स, कॉस्टिंग वगैरह आपको थोड़ा ध्यान में आए कि क्या कॉस्टिंग बढ़ता है, कैसे आपको मार्केट में रिस्पांस मिलता है, कैसे मार्जिन्स मिलते हैं। उसके बाद आप कैपेसिटी के ऊपर आ जाइए कि आपको एक ध्यान में आए कि आप कितना सेल कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से आप कैपेसिटी आपका आइडेंटिफाई हो। फिर बेटर इकोनॉमिक्स आप जो है वो जब प्लान हो जाए आपको, और आपको लोकेशन वगैरह का भी आपको काफ़ी बेटर आइडिया आ जाएगा एक ऑपरेट करने के बाद साल भर में, उसके बाद आप एक फैक्ट्री को लगाए तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है और नुकसान काफ़ी कम हो सकता है। आज एक एक रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसमें नुकसान ना हो वो डिफेंसिव खेलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है रादर देन ऑफेंसिव खेलना। इसके अलावा ये एक मैंने एक चार्ट बनाया है, ये है जिसमें बेसिकली यही दिखाया हुआ है कि जो हम एक मॉडल होता है ए जिसमें आप खुद की फैक्ट्री लगाते हैं तो आपका जो कैपेसिटी जो है वो तो हाई है, बट कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन आपका कम है, और कैश फ्लो जो है वो आपका जो है वो उसमें काफ़ी आपका पैसा इन्वॉल्व हो जाता है और आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो जब ए से आप चालू करते हो, और एक होता है बी से कि जो अपना मॉडल है एसेट लाइट मॉडल, जिसमें आप इसमें आपका जो टाइम भी जाता है वो भी कम जाता है, और प्लस आपको जो ग्रोथ भी जो मिलता है वो फास्ट मिल सकता है, और आपका कैश फ्लो भी जो है इसमें सेफ रहता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब आपको रियलाइज होता है कि आपकी अभी डिमांड भी हाई हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका एस्टेब्लिश हो गया है, कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, कैपेसिटी भी आपकी जो है ये अब आपको बेटर कैपेसिटी लगेगी, और बेटर इकोनॉमिक्स आपके बैठते हैं, तब आप जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए और कंक्रीट डालिए आपके खुद के बिल्डिंग के लिए, आपकी खुद की ड्रीम फैक्ट्री के लिए, तब जाके आप कीजिए। क्योंकि दोस्तों एक बात तो तय है, कस्टमर्स क्रिएट फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज डोंट क्रिएट कस्टमर्स। तो यू शुड लव योर कस्टमर्स, यू शुड नॉट लव योर फैक्ट्री। सो बेसिकली ये पॉइंट है जिसमें एक होता है सप्लाई लेड फ्रिक्शन, जहाँ पे आपने फैक्ट्री तो डाल दी है लेकिन फिर आप कस्टमर्स ढूंढने निकल रहे हो, और इसमें काफ़ी सारी आप मेहनत और
इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और एक होता है कि कस्टमर्स आपने बना लिए है और उसके बाद आप करेक्ट फैक्ट्री जो है आपके हिसाब से, आपकी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से आप सेटअप करते हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, और आई होप कि आपको इससे कुछ मेरे एक्सपीरियंस से और इससे जो आपको है कुछ उम्मीद है, आपको कुछ गेन हुआ हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों से जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। और काफ़ी, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि अगर आपको ऐसे वीडियोस या ऐसे वीडियोस में कुछ और टॉपिक्स पे आपको कुछ डिटेल्स चाहिए या मुझसे कनेक्ट करना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। या तो अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम हमारी इंडस्ट्री को गाइड करके, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम इस इंडस्ट्री को बेटर बनाएं, इसका स्टैंडर्ड हम हाई राइज करें, ना कि हम इसको खराब परिस्थिति में लेके जाए। तो थैंक यू एंड वेलकम।